जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस करते हैं। क्योंकि 2025 का अगर एग्जाम देखोगे, अभी जो यूपीएससी सीएससी का हुआ था वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। जो भी बच्चे पुराने हैं उसको सबको पता होगा कितने पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सारा क्वेश्चन यूपीएससी 2021 से डायरेक्ट यहाँ से उठा उठा के पूछा है। अगर नीचे देखोगे पूरा पीडीएफ लगी पड़ी है, तो आप लोग देखोगे कि अगर 2025 में ये कोई क्वेश्चन आया है, ये जैसे पूना पैक्ट का है, तो यहाँ पे पहले ही यूपीएससी ने पूना पैक्ट के रिलेटेड पूछ रखा था। तो जितने भी पुराने बच्चे हैं उसको पता है कि 2000 जैसे 24 में आया था असहयोग आंदोलन, तो 2025 में भी असहयोग आंदोलन आया। तो एक चीज़ आप नोटिस कर लो, 2016 में भी यहाँ पे ऑप्शन सी में यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्ट अड़गट्टा के बारे में पूछा है, डायरेक्ट यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इतने सारे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट यूपीएससी 2025 में पूछा है। तो आप लोग अगर किसी मॉक टेस्ट के पीछे भागोगे तो उससे बेटर है आप पीवाईक्यू करो। इसलिए हम इस सीरीज में ईयर वाइज पीवाईक्यू देखते हैं, जिसमें कि 2024 का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसमें शायद लेक्चर 15 के आसपास है, उसको जाके देख लेना प्ले लिस्ट में। और देखो लेक्चर लंबा होने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हम सारे कीवर्ड को पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे झेलम नदी आया, तो अब झेलम नदी से जितने भी जानकारी होंगे मैं यहाँ पे सारा जानकारी दे दूंगा। फिर जैसे वुलर झील है, तो वुलर झील से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी जो यूपीएससी में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, वो सब कुछ मैं यहीं पे करवा दूंगा। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है या फिर वीडियो ज़्यादा बन जाता है। तो आप लोग समझो कि आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे बताओगे कि यहाँ पे ऐसे कर दो, एक का बी दो का सी, तो मैं तुरंत करवा दूंगा 1 से 1.5 घंटे में। पूरा पीवाईक्यू एक ईयर का ख़त्म हो जाएगा। उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा, सही बता रहा हूँ। ये तो आप बुक भी खरीद लोगे यूपीएससी पीवाईक्यू का, उसमें भी ऐसे एक का बी दो का सी ऐसा रहेगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर पीवाईक्यू कर रहे हो तो ढंग से कीवर्ड एनालिसिस करो। जैसे यहाँ पे झेलम नदी है, तो झेलम नदी से अभी जितने भी रिलेटेड जानकारी होंगे मैं सारा जानकारी दूंगा, जो कि यूपीएससी में फिर कभी भी अगर पूछे ना, या फिर यूपीएससी का कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ के जानकारी से आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे ऑप्शनल लिए हो और हिंदी लिटरेचर है उसका, तो हिंदी लिटरेचर का बैच यहाँ पे 23 तारीख से आ रहा है। ठीक है, आप लोग जो भी इस बैच में ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे हिंदी लिटरेचर बिल्कुल डिटेल से डीप में पढ़ाया गया है। संपूर्ण सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। पीवाईक्यू पूरा 2025 तक का, अभी जो 2025 में एग्जाम होगा वो भी कवर होगा। उसके बाद उत्तर लेखन पे काम होगा, उत्तर लेखन पे कि एक शानदार उत्तर कैसे लिख सकते हो आप। उसके बाद वीकली डाउट सेशन भी है इसमें। अगर आप मान लो लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक 6 दिन तक आपने क्लास किया, तो 7वें दिन लाइव आके डाउट सेशन भी आपका सोल्व होगा। जो भी आपको डाउट होगा या फिर टीचर जो पूछेंगे तो वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद पीडीएफ यहाँ पे टोटल हैंड रिटन मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद यहाँ पे बैच का फीस भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है। इतने कम फीस में कोई भी ऑप्शनल नहीं करवा रहा है। आप पूरा मार्केट में देख लेना, अगर वो डाउट सेशन भी ले रहा है, कॉपी भी वो लिखवा रहा है और पूरा सिलेबस भी पढ़ा रहा है, टोटल ए टू जेड हर चीज़ को डिटेल से बारीकी से मैं खुद डील करूँगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इस बैच की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैसेज कर देना। और एक बात और, अगर ये बैच कोई बच्चे कर लेते हो ना, उसके रेंज से बाहर यूपीएससी का एक भी पीवाईक्यू नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है, ये 110% मैं आपको प्रॉमिस करके इस बैच में इनरोलमेंट दूंगा। ठीक है, तो जो भी जिस भी बच्चे को हिंदी लिटरेचर का ये बैच चाहिए, आप लोग ये 23 तारीख से पहले आ जाना और एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, आपके टक्कर में ऑप्शनल में कोई नहीं होगा, आई प्रोमिस टू यू। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, झेलम नदी से। ठीक है, झेलम नदी बुलर नदी से होकर जाती है। और इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे बाइलिंगुअल भी करो। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू बुलर लेक। अब अगर यहाँ पे देखोगे ना, पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर तो बाद में देखेंगे, यहाँ पे पहले देखो झेलम नदी देखते हैं। ठीक है, झेलम रिवर, ये तो पढ़ लोगे ना हिंदी मीडियम वाले सारे कि झेलम नदी लिखे हैं, या ये भी हिंदी में लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी में बोलोगे तो प्योर हिंदी में ही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो झेलम नदी, सिंधु नदी जो है, यहाँ पे अगर लिखोगे सिंधु नदी, सिंधु रिवर, ये सिंधु रिवर की सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदी है।
ये सिंधु रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले, सिंधु रिवर की सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो आपको यही पहला पॉइंट पता चला झेलम नदी से कि ये किसका सहायक है, तो सिंधु नदी का सहायक है, ठीक है। और इसके उत्तर दक्षिण पूर्वी जब जाओगे, इसके दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण को मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग पे जब जाओगे, भाग में पीर पंजाल स्थित बेड़ी नाग, यहाँ पे पीर पंजाल से, यहीं पे पीर पंजाल है और यहीं पे स्थित है बेड़ी नाग से झरना निकलती है। तो इतना चीज़ ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे झेलम नदी से, ये जो झेलम नदी है इसका पुराना नाम अगर देखोगे, पुराना नाम, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये सीडीएस में आया है कि ये बताओ कि नदी देगा और पूछेगा इसका पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम देखोगे, ठीक है, पांचों नदियों का पुराना नाम मैं बता देता हूँ। तो झेलम नदी का पुराना नाम था बितिस्ता। क्या नाम था, बितस्ता। ओल्ड नेम जो होगा झेलम नदी का, ये क्या होगा, बितिस्ता होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखो, कोई भी ये मत बोलना कि ये अब इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लो इंग्लिश में भी लिख देते हैं साथ के साथ ताकि दिक्कत ना हो। तो आप लोग ने झेलम नदी से कितना कुछ सीखा। झेलम नदी पहले ये निकलती कहाँ से, पीर पंजाल में, वेड़ी नाग के पास इसका क्या है, उद्गम स्थान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सिंधु नदी का सहायक नदी है, इसका पुराना नाम क्या है, बितिस्ता नाम है इसका पुराना नाम। तो झेलम नदी से इतना ही आप याद रखो अभी के लिए, ठीक है। अब जब भी देखोगे, जब स्टैटिक बुक पढ़ोगे ना, फिर आपको पता चलेगी कि झेलम नदी के रिलेटेड आप बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुके हो। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से नोटिस करो, ये तो झेलम नदी का पुराना नाम है, तो सारे नदी का एक बार पुराना नाम देख लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने खुद ही पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सतलज जो है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ नदी, यहाँ पे लिख देता हूँ पुराना नाम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नदी और इधर लिख देता हूँ पुराना नाम। तो सारे बच्चे आराम से पढ़ो, ठीक है। नदी में पहला है, मान लो सतलज लिखते हैं, सतलज। तो सतलज नदी का पुराना नाम कौन सा है पता है किसी बच्चे को, सुतुद्री, ठीक है, सुतुद्री, ठीक है। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, सुतुद्री। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए लिख दूं सुतुद्री, ठीक है। अब देखो अगर नेक्स्ट नदी देखोगे तो आपका मान लो कि रावी है, 5 नदी है ना, सतलज, रावी। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है, पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी, ठीक। और यहाँ पे अगर देखोगे चिनाब नदी है हमारा, अच्छा इसको भी इंग्लिश में लिखना होगा, एक मिनट, परुसनी, ठीक है। ये रावी नदी का हो गया। देखो मैं क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम में लिखते रहता हूँ, अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लिखूंगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ इंग्लिश मीडियम में। मैं बोल दूंगा इंग्लिश मीडियम में, जो भी बच्चे होंगे ना वो इंग्लिश मीडियम में खुद ही लिख लो, ठीक है बेटा। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं इंग्लिश में भी लिखना है तो मैं लिख दूंगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता देना कैसा क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे चेनाब है, ठीक है, तो चेनाब नदी है, इसका पुराना नाम देखोगे तो अकस्मी नाम है, ठीक। चेनाब नदी का देखोगे असिकनी, नाम देख रहे हो कैसा टेढ़ा टेढ़ा है, असिकनी नाम है ये चेनाब नदी का। उसके बाद एक लास्ट नदी है आपका झेलम तो लिखा नहीं लिखे हैं, देखो झेलम ही छूट गया, ये ऊपर तो लिख रखे थे, लिख दें क्या फिर से, चलो लिख देते। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, बितिस्ता, अभी जस्ट बताएं, बितिस्ता, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, 5 नदी हो गए, 1 2 3 4, एक नदी और छूट रहा है, ब्यास। अच्छा हाँ वही तो सोच रहे थे कि 4 नदी कैसे है, 5 नदी है यहाँ पे, पंच नदी जिसको बोलते हैं, जहाँ से पंजाब ये 5 नदी मिलते हैं, पंच आब, ठीक है, ये इसलिए बनाए, आब मतलब होता है नदी, और जहाँ से पांचों नदी मिलता है तो पंच आब। पंजाब जो नाम है ना, आब मतलब क्या होता है, नदी होता है, और 5 नदी है तो पंजाब, ठीक है, इसलिए पंजाब में ही उधर है,
तो आप लोग ये भी थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि ये इतिहास का चीज़। देखो ब्यास नदी को क्या बोलते हैं? बिपाशा, बिपाशा बसु, नहीं बिपाशा बसु का नाम कहीं और से आया था, खैर बिपाशा, ठीक है। अगर देखोगे तो इसका नाम है इंग्लिश मीडियम बिपाशा। देखो अभी हमने क्या सीखा, अब ये जो पांच, ये जो लिखे हैं ना, ये पांच नाम, ये नदी और इसका ये जो नाम है, ये बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार। आप लोग देखना जब आप करोगे ना CDS का क्वेश्चन, CAPF का क्वेश्चन, तो वहाँ पे देखना कितने टाइम रिपीट है ये। तो पहला क्वेश्चन तो यही देखे, झेलम नदी से रिलेटेड सारा चीज कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बुलर लेक पे। ये बुलर लेक जो है, देखो बुलर लेक के बारे में अगर देखोगे, जगह कहाँ है, इधर लिख दें क्या, यहाँ पे लिख दें या इसको मिटा दें? जो भी बच्चे ब्लैंक PDF पे लिख रहे हो मेरे साथ साथ ही लिखते चलो, ठीक है। ये जो ब्लैंक PDF आपको पहले ही आज दे दिया गया है ग्रुप में, तो आप लोग ब्लैंक PDF निकाल लो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले, और ब्लैंक PDF पे मेरे साथ ही लिखते चलो, ठीक है। हालांकि ये वाला जो एनिमेटेड PDF है, ये देख रहे हो यहाँ पे कितने दिक्कत हो रहे हैं, तो मैं मिटा दूंगा, फिर किसी बच्चे को लगेगा अरे मिटा दिया। देखो बेटा, नेक्स्ट बुलर झील। बुलर झील में अगर यहाँ देखो तो बुलर झील के बारे में यहाँ पे लिख दें क्या, आप लोग लिख लेना, ठीक है। बुलर झील जो है एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील है। किस, कहाँ की? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये एशिया का जो है ये सबसे स्वीट वाटर वाला लेक है, ठीक है, ये बुलर लेक, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से बुलर लेक के बारे में इतना जानकारी मिल गया, और एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो झेलम नदी है ना अपना, झेलम नदी, तो झेलम नदी से ही बुलर लेक में पानी मिलती है। ये ध्यान रखना कि झेलम नदी से, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ से पानी मिलता है इसको, झेलम नदी से, ठीक है, झेलम नदी से पानी मिलता है। तो इतना चीज़ देख लिया मैंने एक स्टेटमेंट से। अभी एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे आंसर लगाना होता तो आंसर अभी तक आप हम बता चुके होते, लेकिन ये कीवर्ड जो है, अब कभी भी UPSC पूछेगा क्वेश्चन तो आपको पता होगा ना ये सारा कुछ, इसलिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। और देखो ये क्या बोल रहा है, अगर इस कथन 2 को देखोगे तो यहाँ बोल रहे हैं कृष्णा नदी सीधे कोलेडू झील का भरण करती है। मतलब ये बोल रहा है कृष्णा नदी जो है सीधे कोलेडू झील का भरण करती है। तो पहले यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है ये बताओ। पहले तो कृष्णा नदी देखना है, फिर उसके बाद कोलेडू झील देखना है, उसके बाद देखेंगे ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो ये जो कृष्णा नदी, यहाँ पे कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेडू लेक, तो कृष्णा नदी यहाँ पे लिख रहा है, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते चलो, और जो नहीं लिख पाते हो तो उसको एनिमेटेड PDF दे देंगे। सबसे पहले तो इस नदी से यही देखो कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, महाबलेश्वर, इतना चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ये महाबलेश्वर से कहाँ, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट देखोगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़े होंगे आप, तो पश्चिमी घाट से निकल के ये कहाँ जाता है, ये जाता है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखना ये कहाँ गिरती, कहाँ है, ये गिरती है बेटा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल लिखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझ लेना कोई, खैर अभी वो बैंक ऑफ बड़ौदा का कंट्रोवर्सी चल रहा है ना। देखो तो हमने यहाँ से क्या क्या देखा, कृष्णा नदी के बारे में देखा पहले, ठीक है, कृष्णा नदी। अच्छा एक चीज़ और अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो कर लो, ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चलो इसको भी नोट डाउन थोड़ा सा कर लो, कि ये जो है ये महाराष्ट्र, ये अगर पूछ लेगा कि कौन कौन स्टेट से बहता है तो ये भी देख लो, ये महाराष्ट्र हो गया पहला आपका, या पूरा नाम ही लिख दें, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे महाराष्ट्र का। तो देखो पहला ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटक तेलंगाना, कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश,
तो इन 4 राज्य में कितने राज्य से होकर ये बहती है? अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कृष्णा नदी बताओ कितने राज्य से बहती है, तो आपको पता होनी चाहिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्य से होकर बहती है। और ये गिरती कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में। ये BOB मतलब बे ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बड़ौदा कोई नहीं फटेगा। अभी उस पर केस कर दिया है शायद, वो कौन एक गाना बनाया है, खैर। उसके बाद देखो ये कहाँ से निकला है? ये महाबलेश्वर से निकला है। तो इतना चीज़ मैंने कहाँ से, ये वाले पॉइंट ये सब कवर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट देखें क्या, ये कोलेडू झील। तो यहाँ पे देख रहे हो, और ये 2023 का पेपर ना, यूपीएससी के हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर है। और इतने सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में देखो, एक देखो अगर यहाँ देखोगे 1 2 3 4 4 चीज़ तो यहीं पे है। अभी फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो इतने सारे कुछ एक ही क्वेश्चन से हमें पढ़ना है। तो PYQ का मतलब ये नहीं है सिर्फ आंसर देखना, वो बच्चों का काम है, आप लोग बड़े हो। तो देखो कोलेडू लेक यहीं पे लिखे, यही है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर को कंप्लीट किया, कोलेडू लेक। देखो कोलेडू लेक जो है ये देखो पहले स्थित कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले अगर कभी शहर पूछ ले इसके बारे में, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, यहाँ से तो आपने स्टेट देख लिया। अब अगर देखोगे ना, तो कोलेडू लेक जो है गोदावरी और कृष्णा के बीच डेल्टा पे स्थित है। तो ये जो कोलेडू लेक है, ये जो बोल रहा है कृष्णा नदी सीधे कोलेडू लेक को जल भरण करता है, ये बोल रहा है ना सीधे, तो नहीं सीधे नहीं। कोलेडू लेक कृष्णा और गोदावरी दोनों के बीच में है, ध्यान रखना। ये जो बोल रहा है कृष्णा रिवर डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, यहाँ बीच में एक गोदावरी भी है, गोदावरी नदी। और इसके 2 छोटे छोटे सहायक नदी सीजनल रिवर, वो भी अभी देखते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे? गोदावरी, गोदावरी को जी लिखते हैं और कृष्णा को के लिखते हैं क्या? गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये कौन है यहाँ पे बैठा? कोलेडू, कोलेडू झील। आप लोग नोट कर रहे हो ना? ये जगह कम है इसलिए मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। चलो लिखिए गोदावरी, और इधर है कृष्णा के बीच में। ये कहाँ पे, ये कौन बैठा है यहाँ पे बताओ? कोलेडू लेक। ठीक है, ये कोलेडू लेक है। अब एक बात बताओ, ये जो कोलेडू लेक के बारे में आपने क्या देखा? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी कृष्णा के बीच में। और यहाँ पे देखोगे ना, तो ये सीधे तौर पर कृष्णा नदी को, ये जो बोल रहा है ना कि सीधे तौर पर वर्णन करता है, तो सीधे तौर पर नहीं करता है। इसके लिए ना 2 इसका छोटा छोटा सीजनल रिवर जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, तो छोटी छोटी 2 सहायक नदी है। ये कोलेडू लेक में जो जल भरता है ना, उसका नाम है बडू, बुड्डू मेरू। ठीक है, पहला तो ये है, और दूसरा है तमिलेरु, तमिलेरु। तो ये 2 छोटे छोटे रिवर हैं जो कि कोलेडू लेक को सीजनल रिवर है। ये ध्यान रखना कि ये सीजनल रिवर है, मतलब मौसमी नदी है। ये बडू मेरू और तमिलेरु, ठीक है, जिसकी धारा क्या करती है? कोलेडू लेक को जल पहुंचाती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कोलेडू लेक के बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में। अब देखो गंडक नदी के बारे में देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो ये जो कथन है ना, ये कथन, तो ये कथन आपका क्या है? गलत है, ये गलत कथन है। उसके बाद देखो क्यों गलत है, किसी को पता चला? ये बोल रहा है कृष्णा नदी सीधे जल भरता है, कृष्णा नदी सीधे नहीं भरता है। ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेडू लेक आता है, और ये बुडमेरू और तमिलेरू, ये दोनों नदी से इसको जल प्राप्त होता है, और यहाँ पे दे रहा है सीधे जल प्राप्त होता है, तो ये गलत हो गया। और देखो ये बोल रहा है ना कि गंडक नदी के विपर्सन से कामर झील निर्मित हुई, तो कामर झील देखो यही बोल रहा है, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कामर लेक। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट? तो देखो ये जो है ना गंडक नदी के विपर्सन से नहीं, ये बूढ़ी गंडक के विपर्सन से हुआ है। तो यहाँ पे गंडक नदी जो है ये है गलत, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? बूढ़ी गंडक। समझ में आया क्या? तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये जो कांवड़ झील है, कांवड़ झील है कहाँ पे? ये बिहार में है, ध्यान रखना, बिहार में। अब बिहारी भैया जी जो देख रहे होंगे उनको पता होगा ये बेगूसराय के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्या? अरे यार जगह का ना बिल्कुल वो है, इधर ही लिख देते हैं। कल से अगर ना आप लोग बता देना, ये इंग्लिश का क्वेश्चन अगर बोलोगे हटाने तो हटा देंगे, क्योंकि जगह का बहुत इशू हो जाता है। कांवड़ झील है कहाँ पे? ये बिहार में है।
बिहार में। अच्छा, ये अगर देखोगे कि यहाँ पे ना ये गोखुर झील ये जो बोल रहा है कि विपर्सन से हुआ है, तो यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, और ये बेगूसराय के आसपास है। हालांकि जो बीपीएससी देगा उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग बीपीएससी तो दोगे नहीं। अच्छा, ये बूढ़ी गंडक नदी का वो है। तो इस क्वेश्चन से आपने कितना कुछ सीखा, इस क्वेश्चन से देखा कि ये कामर झील और ये सब को सीखा। तो ये दोनों कथन हो गया गलत, कथन एक सिर्फ राइट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाराज पोर्ट, और अभी जिस चीज़ पे पढ़ा रहे हैं बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि इसका बैटरी लो हो चुका है। अभी ये कब बंद हो जाएगा मुझे खुद भी पता नहीं है। अगर लेक्चर बीच में बंद हो जाए तो आप लोग समझ लेना कि इसका बैटरी बिल्कुल बैठ गया है, 5% है, बार बार वार्निंग दे रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, कामाराज पोर्ट। अब पहले तो यही देखेंगे ये पोर्ट क्या है, फिर ये इसका ना आंसर देखेंगे। आंसर क्या है, कामाराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। तो आप लोग फटाफट से नोट डाउन करो कामाराज पोर्ट, और इसको करते हैं यहाँ पे छोटा। आप लोग देख रहे हो कितना डिटेल से पीवाईक्यू कर रहे हैं, ऐसा ही डिटेल से करोगे ना तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से काम नहीं चलता है बेटा, ठीक है। तो पहला देख रहे हैं कामाराज पोर्ट। जो भी बच्चे ऑप्शनल वाले उसमें आ रखे हो, ठीक है, या जो आना चाह रहे हो तो जल्दी से आ जाओ। वहाँ पे ना 1 नंबर से ऑप्शनल की पढ़ाई हो, टेंशन मत लेना। कामाराज पोर्ट जो है ये भारत का ना पहला बंदरगाह था जिसे कि कंपनी के रूप में पंजीकृत किया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये यहाँ पे जो ये लिखा है ये बिल्कुल सही है इसके बारे में, ठीक है, ये सही है। और यहाँ से तो 1 पॉइंट तो ये मिल गया मुझे, 1 पॉइंट यहाँ से। दूसरा पॉइंट देखोगे तो दूसरा पॉइंट जो भी बच्चे नोट कर रहे हो, तो इसे इस बंदरगाह को ना कामाराज पोर्ट को एन्नोर बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह। और इसका पहला पॉइंट क्या था, इसे पहली एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करने वाला पहला प्रमुख पोर्ट था, पहला प्रमुख पोर्ट था। किस लिए पहला प्रमुख पोर्ट था बताओ? ये कंपनी के रूप में, कंपनी के रूप में इसे क्या किया था, रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कामाराज पोर्ट के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। तो ये कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था, मतलब रजिस्टर्ड किया गया था, रजिस्टर्ड किया, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप यहाँ से नोट करोगे। और देखो ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, मुंद्रा पोर्ट। और मुंद्रा पोर्ट के बारे में जो ये दे रखा है कि भारत में निजी स्वामित्व, यहाँ पे पढ़ो, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। मतलब ये भी कथन क्या है, बिल्कुल राइट है। ये मुंद्रा पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट जो है, प्राइवेट, ये देखो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया है मुंद्रा पोर्ट। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो मुंद्रा पोर्ट के बारे में 1 पॉइंट तो यहाँ से आपको ये मिल गया। अच्छा, ये और लिख लो, ये है कहाँ पे स्थित, ये गुजरात में स्थित है। यहीं पे लिख दें क्या, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, ठीक है। इसको ओन कौन करता है, कौन ओन करता है, तो अडानी लिमिटेड, अडानी पोर्ट लिमिटेड जो है ना उसी के पास है किसके पास ये, मालिक यहाँ पे लिख दें क्या, मतलब ओन्ड बाय अडानी। समझ जाना आप लोग कि अडानी के पास ये वाला पोर्ट है, क्योंकि अभी देखोगे भारत में सबसे ज़्यादा पोर्ट वोट का ना बिजनेस वही करते हैं, अडानी साहब। और देखो ये जो तीसरा कथन दे रहा है, तीसरा कथन कि विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा अधान पत्तन, मतलब कंटेनर पोर्ट के बारे में बोल रहा है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है विशाखापत्तनम। तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। ये जो ये कथन है ना, ये कथन गलत है। अब देखो भारत में सबसे बड़ा पोर्ट के बारे में जब यहाँ पे देखोगे विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में, तो ये चीज़ नोटिस, ये जो बोल रहा है ना कि भारत का सबसे बड़ा आधान, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो ये विशाखापत्तनम नहीं है, ये है नाहवा सेवा, जिसे कि JNPT पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जवाहरलाल नेहरू, जे लिख दें क्या इंग्लिश में, देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, JLNP पोर्ट, समझ लेना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिन्हें क्या कहते हैं,
नाहवा सेवा पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कथन आएगा ना अब कभी भी, तो आपको ध्यान तुरंत हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो नाभा सेवा वाला पोर्ट है। तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, आज लगता नहीं है अब क्लास हो पाएगा, देखो 2% आ गया बैटरी, और लाइट यहाँ पे है नहीं, बारिश इतनी हो रही है 2 दिन से। ये बोल रहा है निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है कटहल, महुआ, सागौन। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैकफ्रूट, महुआ, टी। और यहाँ पे ये सब जो नाम है ना, इसको याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर रिमेंबर दैट थिंग, बिकॉज ऑफ दैट कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है और ये सब याद भी नहीं रहेगा। आई नो दैट ये किसी भी बच्चे को इतना टिपिकल नाम याद नहीं रहेगा। और इसमें पूछ रहा है कि पर्णपाती वृक्ष कितने हैं, ठीक है। अब भी अगर देखोगे पर्णपाती वृक्ष किसको कहते हैं, पर्णपाती वृक्ष, पहले यही समझो पर्णपाती वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, ये सब है क्या। पर्णपाती वृक्ष वो वृक्ष होते हैं जिसके कि पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, वो अपना पत्ता क्या करता है, गिरा देता है। और सदाबहार मतलब क्या होता है, हमेशा उसका पत्ता सॉरी हमेशा उसका पत्ता लगा रहता है। तो ये क्वेश्चन अगर देखोगे ना, तो क्या बोल रहा है, कटहल। अब कटहल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिख दें